बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पीडा एक्ट का सेकंड लेक्चर है और आज हम इसमें जो है वो डेफिनेशंस जो हैं वो देखेंगे। लास्ट लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी था और उसमें मैंने पूरे लेक्चर को की जो है वो पूरे एक्ट की एक समरी पेश की थी। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपको पता है कि इंग्लिश के साथ जो है आपको उर्दू का भी जो है वो बेर एक्ट रखना चाहिए ताकि आप अपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से जो है उसको क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। स्टार्ट करते हैं। द पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 an act to provide for proceeding against the employees in government and corporation service in relation to their efficiency discipline and accountability। अच्छा, ये पूरा एक्ट का पूरा नाम क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है ये बेसिकली क्या है, ये एक्ट का पूरा नाम है। ये एक्ट का क्या है? ये पूरा नाम है ये वाला, ठीक है। ये वाला एक्ट का पूरा नाम है और शॉर्ट टाइटल क्या है वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे कि उसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ठीक है। अच्छा, टू प्रोवाइड द प्रोसीडिंग फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में हो, एंड कॉरपोरेशन सर्विस, और कॉरपोरेशन सर्विस में हो, इन रिलेशन टू, और प्रोसीडिंग किस रिलेटेड, उनकी एफिशिएंसी के, उनकी कारकर्दगी, डिसिप्लिन, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी, उनके एहतसाब के बारे में, ठीक है। कि अगर एक बंदा जो है उसकी जो है वो क्या कहते हैं एफिशिएंसी, यानी उसकी उसमें एफिशिएंसी नहीं है या उसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है या वो उसने डिसिप्लिन तोड़ा है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो किस तरह से होगी, ठीक है। प्रियम्बल ये कहता है कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट एंड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर गुड गवर्नेंस टू प्रोवाइड measures for improvement of efficiency, discipline and accountability of employee in government and corporation service and matter connected there with are ancillary thereto, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट में है या कॉरपोरेशन सर्विस में है, ठीक है। आगे चल के हम अभी डिस्कस करेंगे कि कॉरपोरेशन सर्विस से क्या मुराद है, ठीक है। तो उनके जो मामलात हैं एफिशिएंसी, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी, उससे रिलेटेड जो लॉ है उससे ये जो है वो क्या करता है, वो डील करता है, ठीक है। उसके बाद ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट में भी कॉल द पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द पंजाब। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इट शैल अप्लाई टू employees in government service and employees in corporation service, ठीक है। and it will apply to the retired employee of government and corporation service provided that proceeding under this act are initiated against them during their service और विद इन 1 year ऑफ देयर रिटायरमेंट। ये वो कहता है कि ये रिटायर्ड एम्प्लॉय पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि अगर अगर जिस वक्त का वो प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट इनिशिएट की गई उस वक्त वो अगर सर्विस में थे या उनके रिटायर होने के 1 साल के अंदर अंदर वो प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन। इन दिस एक्ट अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, एक्यूज मीन्स ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय एंड अगेंस्ट होम एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर दिस एक्ट। वेरी सिंपल कि वो शख्स जो कि एक एम्प्लॉय है या रहा है और जिसके अगेंस्ट जो है इस एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है उसको इस एक्ट के हवाले से क्या कहा जाएगा, एक्यूज़ कहा जाएगा। Appellate authority means the authority next above the competent authority to which an appeal lies against the order of the competent authority। मैंने कल आपको बताया था कि competent authority वो जो कि पेनल्टी इम्पोज करती है, ठीक है, और appellate authority उससे अबव रैंक की जो अथॉरिटी होगी जहाँ पे अपील लाई करेगी, ठीक है। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है? Appointing authority in relation to an employer clause of employee means an appointing authority declared or notified as such by an order of the government or a organization under the rules as may be applicable to such employee or class of employees। जैसे आप देखें ना
अगर आप एडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एडीए का वो सेक्रेटरीट वो उसका सिविल सेक्रेटरीट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी है उस वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो सीएम चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उसने अपनी वो पावर उसको जो है वो दे रखी है कि आप मेरे बिहाफ पे आगे जो है एडीए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वगैरह जो है उनको क्या करें, आप अपॉइंट करें, ठीक है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट है प्रोसिक्यूशन का, तो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को पावर दी गई है किसकी, कि वो अपॉइंट करे किसको, बंदे अपॉइंट करे जो है वो क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में। तो बेशक वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को कहती है कि आप ये बंदे अपॉइंट कर दें, रिक्रूट कर दें, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही कहलाती है जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वही उसका वो कहलाएगा। तो उसको कहेंगे हम कि ये क्या है, ये वो अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। अच्छा, कंपिटेंट अथॉरिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफरेंट भी हो सकती है, इसको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। Appointing authority in relation to employer or cross employer mean an appointing authority declare or notify as such by an order of the government organization and the rules as may be applicable to such employer or class of employees। यानी rules में आएगा कि appointing authority जो है वो कौन सी है, ठीक है। अच्छा, charge means allegations framed against the accused pertaining to the act of omission or commission cognizable under this act। तो इस एक्ट के तहत जो ओमिशन या जो वो होंगे एलिगेशन, उस पे जो वो एलिगेशन फ्रेम होंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको चार्ज बोला जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब कंपिटेंट अथॉरिटी देखें, कल मैंने आपको बताया था ना कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, जो इस एक्ट के तहत जो है वो प्रोसीड करेगी और कोई पेनल्टी इम्पोज करेगी। सबसे पहले कंपिटेंट अथॉरिटी में चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर इन रिलेशन टू एनी एम्प्लॉयर क्रॉस एम्प्लॉय एनी ऑफिसर आर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एक्सरसाइज द पावर or competent authority under this act, provided that such officer or authority shall not be inferior in rank to the appointing authority prescribed for the post held by employee against whom action is to be taken। ले जी, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कंपिटेंट अथॉरिटी होता है, उसके बाद वो जिसको वो जो है वो अथोराइज कर दे, कौन, चीफ मिनिस्टर, वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसे वो सेक्रेटरी को कह दे। लेकिन वो जो सेक्रेटरी जो अपॉइंट जिसको पावर डेलीगेट की जाएगी, वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो उससे इन्फीरियर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का रैंक उसका ग्रेड ज़्यादा है और जिसको कॉम्पिटेंसी दे दी गई है, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर डेलीगेट कर दी गई है, वो उसका रैंक उससे कम हो। अच्छा, आपको समझ आ गई ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने सज़ा सुनानी है, फाइनल फैसला सुनाना है, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसने के अपॉइंट किया है, ठीक है। और वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अलावा किसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर डेलीगेट करता है तो उसका रैंक जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ज़्यादा होगा। अच्छा, ये क्यों ज़्यादा होगा, मतलब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का रैंक है, जो 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 अपॉइंट कर रहा है उसका रैंक है फ़र्ज़ करें 20th, और वो जो ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है वो मे बी हो 19 स्केल का, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर डेलीगेट कर दी जाए 19 स्केल की या 18 स्केल के ऑफिसर को, तो वो जो एम्प्लॉय है जिसका ट्रायल होना है उसका रैंक ज़्यादा है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने सज़ा सुनानी है उसका रैंक कम है, तो वो एक कंट्राडिक्शन सी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसीलिए ये वाला जो क्लॉज है ये उसको क्लियर कर रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अगर वो अपनी ये पावर आगे किसी को डेलीगेट कर रहा है तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रैंक से कम नहीं होगी, ठीक है।
उसके बाद ये तो था ना, इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर क्लास एम्प्लॉयर, इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ ट्रिब्यूनल और कोर्ट फंक्शनिंग अंडर द गवर्नमेंट, the appointing authority or the chairman or presiding officer of such tribunal or court, as the case may be, authorized by the appointing authority to exercise the power of competent authority under this act। ठीक है, अब ये क्या कहता है, वो कहता है कि अगर वो एम्प्लॉय किसी ट्रिब्यूनल का या किसी कोर्ट का है और वो ट्रिब्यूनल कोर्ट किसी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो फिर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या जो वो चेयरमैन उस ट्रिब्यूनल का या वो उस कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वो क्या होगा, वो ऑथोराइज हो सकता है किसकी तरफ से, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से, टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी कोर्ट की मिसाल ले लें, ठीक है। मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, ठीक है। अच्छा, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि अगर मेरे अंडर कोई स्टाफ है, ठीक है, या जो है मेरे अंडर अगर कोई स्टाफ है, मेरा एलमद है, वो कोई हैंकी फैंकी करते हैं, तो वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ख़ुद भी और वो मेरे सेशन जज को या मुझे किसी को भी ऑथोराइज़ कर सकती है कि आप उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई जो है वो कर सकें। दोबारा बताता हूँ, अगर एक जज की बात करें, सिविल जज की बात करें, तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो वो उसके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है। अगर किसी स्टाफ की बात की जाए तो उसकी जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सेशन जज साहब हैं, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, या वो आगे किसी को वो, और अगर वो मसलन आगे वो सेशन जज साहब प्रिजाइडिंग वो जज साहब को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऑथोराइज़ कर सकते हैं कि आप इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड कर लें, लेकिन ज़्यादा राइट जो है वो किसका है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का है, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ, इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट फंक्शनिंग अंडर द गवर्नमेंट, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द चेयरमैन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफ सच ट्रिब्यूनल कोर्ट एज द केस में बी ऑथोराइज बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। देखें, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने अगर ऑथोराइज किया है टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, तो वो उसको ऑथोराइज कर सकते हैं कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कहा जा सकता है may be authorized by the appointing authority to exercise the power of the competent authority। ठीक है, कि आप ये competent authority की पावर जो है इसको क्या कर लें, आप एक्सरसाइज कर लें। Provided that where two or more employees are to be proceeded against jointly, the competent authority in relation to the senior most employee in rank shall be competent authority in respect of all the accused। अच्छा, दो accused का अगर joint trial होना है, तो अब हमने जो ऊपर कंडीशन पड़ी थी कि कंपिटेंट अथॉरिटी का रैंक उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उस सूरत में उन दोनों एम्प्लॉय में से जिसका हाई रैंक है उसको कंपेयर किया जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी के रैंक से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वे टू और मोर एम्प्लॉय आर टू बी प्रोसीडिंग जॉइंटली, द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिलेशन टू द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन रैंक शैल बी द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्यूज, ठीक है। Provided further that where the competent authority other than the chief minister has an interest in the result of proceeding under this act and does not desire to act as competent authority, ठीक है, due to personal reason, he shall not proceed with the case and shall report the matter to the next higher authority, who shall authorize another officer or corresponding rank and status to act as the competent authority in specified। ये कह रहा है कि अगर वो जो competent authority अगर उसका अपना भी कोई इंटरेस्ट है उस प्रोसीडिंग में, तो उस सूरत में वो उस केस को नहीं सुनेगा, बल्कि वो उसको रेफ़र कर देगा किसी और तरफ जो कि उस केस को जो है वो प्रोसीड करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन काज, कि अगर उसका अपना इंटरेस्ट है उसमें तो वो उस केस को जो है वो ना सुने। अब आगे है करप्शन की डेफिनेशन। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखिए आगे हमने जाके ना सेक्शन 3 में पढ़ना है कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर एक बंदे को इस एक्ट के अंडर जो है वो क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, प्रोसीड किया जा सकता है।
तो वो एक इनएफिशिएंसी, एक गिल्टी और एक है करप्शन। क्या है? करप्शन। और फिर आगे सेक्शन 4 में जाके है उसकी पेनल्टीज़ की, उस पर पेनल्टी क्या इम्पोज होंगी, और फिर उसके बाद सेक्शन 5 और ऑनवर्ड उसका प्रोसीजर है कि वो पेनल्टी जो है वो इम्पोज कैसे होनी है। ठीक है, तो अब हमने जो पढ़ा है कि इस एक्ट के तहत प्रोसीड करने की एक रीज़न जो है वो करप्शन है। तो उस करप्शन की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है ऊपर, जो हम जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। करप्शन मीन accepting or obtaining or offering any gratification or valuable thing directly and directly other than legal remuneration as a reward for doing or failing to do any official act। ठीक है, कि जब कोई वो क्या कहते हैं अनफेयर फ़ायदा लिया जाता है, ठीक है, कोई काम करने को, लीगल काम करने के लिए ऑफिशियल एक्ट, टू डू एन ऑफिशियल एक्ट का मसलन एक रीडर जो है वो डेट डालने के पैसे ले रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो करप्शन के जुमरे में आएगा। ठीक है, अच्छा जी। बदअनवानी से मुराद है कोई दफ्तरी काम करने या करवाने के इनाम के तौर पर जायज़ तनख्वाह के अलावा कोई रिश्वत या कीमती चीज़ बिलावासा या बिलवासा तौर पर कबूल करना या हासिल करना या इसका पेश करना। यानी जो कर रहा है वो भी और जो ले रहा है वो भी किसके ज़िम्मे में आएगा? बदअनवानी के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? बददियानती से या धोखाधड़ी से सरकारी अमलाक या मसाइल में खुर्द-बुर्द करना या खबर या तसव्वुर बेजा में बेलौस होना। ठीक है, dishonestly or fraudulently misappropriate or indulging in embezzlement or misusing government property or resources। ठीक है, तो मसलन अब एक नाज़र है तो वो क्या करता है, वो अकाउंट जो है उसको ही उसमें हेरा फेरी करता है और उसके पैसे जो है वो आगे पीछे कर देता है। ठीक है, करप्शन की तीसरी डेफिनेशन है possession of pecuniary sources or property by an employee or any of his dependents or any other person through him or on his behalf which cannot be accounted for and which are disproportionate to his own sources of income। लो जी, कि अगर किसी शख्स के पास उसका रहन सहन, उसके जो सोर्सेज हैं, उसकी जो आमदन है उसका, वो उसके रहन सहन के ख़िलाफ़ है, उसके सोर्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट है, तो वो भी किसके ज़ुमरे में गिना जाएगा? करप्शन के ज़ुमरे में जो है वो गिना जाएगा। ठीक है, किसी मुलाजम या उसके ज़ेर कफ़ालत अफराद या किसी दीगर शख्स का उस मुलाजम की जानब से उसके ज़रिए या उसकी इमा पर ऐसे माली वसाइल या अमलाक की मलकियत हासिल करना जिसकी वजाहत ना की जा सकती हो और जो उसके मुसलमान ज़राए आमदन से मुतनासिब ना हो, या मुसलमान ज़राए आमदन से बाला तर मेयार ज़िंदगी बरकरार रखना। ठीक है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, आर हैविंग रेपुटेशन ऑफ बीइंग करप्ट, ये भी करप्शन में आता है कि अगर उसको उसके बारे में ये जाना जाए कि यार ये बंदा जो है बड़ा करप्ट है। ठीक है, अच्छा जी, एंटरिंग इन टू प्ली बार्गेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड रिटर्न द एसेट्स और गेन्स एक्वायर्ड थ्रू करप्शन और करप्शन प्रैक्टिसेस वॉलंटरीली। या फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय को नैब ने पकड़ा है और वो नैब के साथ प्ली बार्गेन करके पैसे दे के या वो चीज़ वापस करके छूट जाता है, तो ये भी इस एक्ट के तहत क्या कहलाएगा? करप्शन। और उस बंदे के ऊपर फिर क्या होगा? इस एक्ट के तहत जो है वो चार्ज लग सकता है। फिल वक्त नाफजुल कानून के तहत उज़्र सूदकारी करना। ठीक है, और बदअनवानी से या नाजायज़ तरीक़ों से हासिल करदा असासाजात वापस लौटाना। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर एक शख्स किसी दूसरे लॉ के तहत करप्ट साबित हो गया है या वहाँ उसने कन्फेस कर लिया, तो फिर वो इस एपिडेक्ट के तहत भी वो करप्शन के ज़ुमरे में आएगा और फिर उसको प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अब आ जाए एम्प्लॉय। देखिए, हमने देख लिया कि सज़ा कौन देगा, उसका नाम क्या था? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था। ठीक है, हमने देखा वो कौन कौन सा बंदा जो है वो
हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 3 में जो अभी जाके पढ़ना भी है वो ये है कि कौन कौन से एलिगेशन हैं जिसकी बुनियाद पे उस बंदे को प्रोसीड किया जा सकता है, और सेक्शन 4 ये बताता है उस पर पेनल्टी क्या इम्पोज की जाएगी, और सेक्शन 5 ऑनवर्ड उसका प्रोसीजर जो है वो बताता है। ठीक है, अब बात ये है कि ये एक्ट अप्लाई किस पे करेगा, यानी ऊपर तो कह दिया गया है कि एम्प्लॉय, ठीक है, जो कॉरपोरेट सर्विस या गवर्नमेंट में हो, लेकिन अब उस एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है वो जो है वो सेक्शन एच बताता है। वो कहता है एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बॉडी, एटोनमस बॉडी, अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन set up, establish, own, manage or controlled by the government by or under any law for the time being in force, or the body or organization in which the government has a controlling share or interest, and include the chairman and the chief executive and the holder of any other office therein। अच्छा, इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, अगर मैं इसको बड़ा कर सकूं। ये गवर्नमेंट के अंडर जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं इनका नाम आप रोज़ ही सुनते हैं। देखें, ये बेसिकली वो कॉरपोरेट बॉडीज़, कॉरपोरेशन या ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं। मसलन आपने सुना होगा पंजाब सीड कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री फैसलाबाद, पंजाब एग्रीकल्चर सर्च बोर्ड, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी, मार्केट कमेटी प्रोविंस फंड बोर्ड, पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब प्राइवेटेशन बोर्ड, ठीक है, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी, पंजाब कॉरपोरेशन बोर्ड और लिक्विडेशन, पंजाब पावर डेवलपमेंट, ठीक है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, अच्छा, नर्सिंग एग्जामिनेशन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंजाब फार्मेसी। अब ये सारे क्या हैं बच्चों, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, ये वो, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA जिसको कहते हैं, ठीक है, गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। क्या तुम ना मुझे तंग ना किया करो, चलो भागो, ये लो, ठीक है। अच्छा जी, पार्क एंड, अच्छा जी, उसके बाद इम्प्रूवमेंट, उसके बाद पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, ठीक है, इरिगेशन, पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद पंजाब कौंसल आर्ट, भावलपुर म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम, ठीक है, लेबर ह्यूमन रिसोर्स, लॉ एंड पार्लियामेंट्री, पंजाब जुडिशल अकेडमी, ठीक है, और सून पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब लोकल गवर्नमेंट कमीशन, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है जी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। और ये अब ये इतनी लंबी लिस्ट जो है ये बेसिकली क्या है, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके तहत जिनको गवर्नमेंट ने अपनी पावर आगे जो है वो क्या की हुई है, डेलीगेट की हुई है। अब ये जो खुद मुख्तार अदारे बनाए गए हैं या बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनमें जो एम्प्लॉय काम करेंगे वो एम्प्लॉय जो हैं वो उन पे ये वाला लॉ जो है वो अप्लाई होगा। अब मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन सेट अप, एस्टेब्लिश, ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। चाहे गवर्नमेंट ने खुद वो बनाए हैं चाहे किसी ने बनाए, लेकिन गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर करती है। बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ कंट्रोलिंग शेयर और इंटरेस्ट एंड इंक्लूड द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द होल्डर ऑफ एनी अदर ऑफिस देयर इन। तो उसमें उस ऑफिस का चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव भी, वो भी उस एम्प्लॉय में क्या होगा, शामिल होगा। अच्छा, फिर दूसरी डेफिनेशन एम्प्लॉय की क्या है कि अ पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है, और हु इज़ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द प्रोविंस, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, और हु होल्ड अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस, और एनी एम्प्लॉय सर्विंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल सेट अप और एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो भी एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड ए जज ऑफ द हाई कोर्ट।
और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दैट कोर्ट आर एन टू इम्प्लॉय ऑफ सच कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के जज के ऊपर वो अप्लाई नहीं करेगा, उसके लिए आपको पता है शायद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ठीक है। और फिर हाई कोर्ट के अंदर जो स्टाफ है उसको हाई कोर्ट खुद डील करती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कंसेप्ट के तहत, ठीक है। बेशक वो यही एक्ट अप्लाई करे, लेकिन हाई कोर्ट उसको खुद अप्लाई करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको अप्लाई नहीं करते। इसी तरह एन एम्प्लॉय ऑफ पुलिस के ऊपर भी ये वाला एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। उनके अपने रूल्स होंगे। गवर्नमेंट मीन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। Hearing officer mean an officer senior in rank to the accused, ठीक है, appointed by an authority competent to appoint hearing officer to afford an opportunity to personal hearing to the accused on behalf of the authority concerned, ठीक है। हमने आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग कि उस बंदे को सज़ा इम्पोज करने से पहले उसको पर्सनल हेयरिंग का मौका दिया जाएगा। तो वो जो पर्सनल हेयरिंग का मौका होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद भी सुन सकती है, या वो अपने किसी ऑफिसर को कह सकती है कि तुम इसकी पर्सनल हेयरिंग कर लो। और वो हेयरिंग ऑफिसर जो होगा वो क्या होगा, वो जो एक्यूज़ होगा उससे सीनियर होगा, सीनियर रैंक होगा, ठीक है। और उस हेयरिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चल के हम पढ़ेंगे हेयरिंग ऑफिसर की क्या क्या रोल है उसका। इनएफिशिएंसी, ये भी हमने नीचे चल के जो है वो ग्राउंड्स में पढ़ना है। तो इनएफिशिएंसी मीन फेलियर टू efficiently perform function assigned to an employee in the discharge of his duties। अब मेरा स्टेनो है तो वो उसको कहता हूँ कि ऑर्डर लिखो, वो ऑर्डर ही ठीक नहीं लिखता, ठीक है। या क्वालिफाइड डिपार्टमेंट फेलियर टू क्वालिफाई डिपार्टमेंटल एग्जाम इन 3 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स। हाँ, ये भी है कि अगर एक शख्स डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को नहीं क्लियर करता 3 टाइम्स में, तो वो भी कौन से ज़िम्मे में आएगा, वो इनसेफिशेंसी में आएगा। उसके बाद है इंक्वायरी कमेटी मीन्स ए कमेटी ऑफ 2 और मोर ऑफिसर हेडेड बाय द कन्वीनियर एज मे बी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। सिंपल ये कहता है कि इंक्वायरी कमेटी, वो मैंने आपको बताया था ना कि जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ये समझे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने से पहले, तो उसके लिए वो या तो उसके लिए वो एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, या वो एक से ज़्यादा लोगों को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जिसको क्या कहेंगे, इंक्वायरी कमेटी। और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑफिसर होंगे और उनका एक कन्वीनियर होगा जो उसको क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। और उस इंक्वायरी कमेटी को कौन कंस्टिट्यूट करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर मीन एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर, देखा मैंने कहा था इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जिन्होंने इंक्वायरी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं मिसकंडक्ट। अब हमने नीचे चल के वो जो सेक्शन 3 है उसमें हमने मिसकंडक्ट को भी जो है वो पढ़ना है। तो मिसकंडक्ट इंक्लूड कंडक्ट प्रेजुडिशियल टू गुड ऑर्डर और सर्विस डिसिप्लिन, ठीक है। कि एक शख्स का कंडक्ट जो है वो उसकी सर्विस का जो उसका डिसिप्लिन है वो उसके अगेंस्ट है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको मिसकंडक्ट करेंगे। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक शख्स है, एक एम्प्लॉय है, वो टाइम पे नहीं आता, ठीक है, या वो बगैर बताए जो है वो छुट्टी कर लेता है, तो ये सारा किस में आएगा कि वो अपनी सर्विस की जो डिसिप्लिन है उसके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, ठीक है। मिसकंडक्ट ऐसा तर्ज अमल जो अच्छे इंतज़ाम या मुलाजमत के नज़्म ज़ब्त के लिए नुकसानदेह हो, या कंडक्ट कंट्री टू द कंडक्ट रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या जो रूल्स बनाए गए हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक रूल ये है कि मोबाइल जो है वो एक एम्प्लॉय जो है वो ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स या वो अपने वो कोर्ट रूम में इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अगर वो उन रूल्स को तोड़ेगा या वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो वो किसके ज़िम्मे में आएगा, वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आएगा। नंबर 3 है कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, ठीक है। कोई ऐसा वो कंडक्ट करे जो एक ऑफिसर को या एक जेंटलमैन को जो है वो सूट ना करे। मतलब 17 ग्रेड का ऑफिसर है तो वो ऐसे ही हंसे जा रहा है अपने बॉस के सामने, या उसको यानी इजी ले रहा है, तो वो उस सूरत में वो भी क्या आ जाएगा, एक मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ जाएगा। ऐसा तर्ज अमल जो एक अफसर और एक शरीफ आदमी के शान
ना हो। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर पे इन्वॉल्वमेंट और participation for gain directly or directly in industry, trade or speculate transactions by abuse or misuse of official position to gain undue advantage or assumption of such financial or other obligation in relation to private institution or person as may compromise the performance of official duties और फंक्शन, कि वो किसी अपनी जॉब के अलावा किसी दूसरे तरीके से क्या करे कि वो कोई गेन करे, कोई बिजनेस करे। ठीक है, तो जिससे उसकी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही हों, तो वो भी किसके ज़िम्मे में आएगा, वो भी मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आएगा। मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक शख्स है कि वो जी गवर्नमेंट जॉब भी करता है, साथ में मतलब प्रोसिक्यूटर भी है, साथ में वो अपनी प्रैक्टिस भी करता है। तो ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को जो है वो क्या है, कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है। तो ये किसके ज़िम्मे में आ जाएगा, मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आ जाएगा। नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के लिए सरकारी हैसियत का गलत या बेजा इस्तेमाल करते हुए सनत, तजारत या सिट्टे के लेन देन में फ़ायदे के लिए बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर शमूलियत या शिरकत करना या निजी अदारों या अखशास के हवाले से ऐसी माली या दीगर जिम्मेदारियां संभालना जो उसके सरकारी फ़राइज़ या अफ़ाल की निशान अंजामदही को मुतासर करें। मसलन एक शख्स पुलिसमैन है, तो साथ में वो सरकारी यानी जो पॉलिटिकल शख्सियत है उसके लिए भी वो काम करता है। ठीक है, तो वो किसके ज़िम्मे में आ जाएगा, मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आ जाएगा। उसके बाद है any act to bring or attempt to bring outside influence directly or indirectly to bear on the governor, the chief minister, a minister or any other authority in respect of any matter relating to appointment, promotion, transfer, punishment, retirement or other condition of service। तकर्री तकर्री तरक्की, तबादले, सज़ा, रिटायरमेंट या दीगर शराइत मुनासिब मुतल्लिक़ा मामलात के हवाले से गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या किसी दीगर अथॉरिटी पर बिला वास्ता या बिल वास्ता बैरूनी दबाव डालने के लिए इक़दाम करना या कोशिश करना। कि मसलन वो अपनी तरक्की के लिए क्या करता है, अपने किसी बड़े के ज़रिए जो है अपने बॉस को अप्रोच करता है। ठीक है, तो वो किसके ज़ुमरे में आएगा, वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, मेकिंग अपॉइंटमेंट और प्रमोशन और हैविंग बीन अपॉइंटेड और प्रमोटेड ऑन एक्सट्रेनियस ग्राउंड इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल्स, किसी कानून या कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुतल्लका बुनियादों पर तकर्री करना, यहाँ तकर्री देना या मुकर्रर किया जाना या तरक्की दिया जाना। यानी किसी एक जो बंदा है वो क्या करता है, अपने सब ऑर्डिनेट को कानून के ख़िलाफ़ जाके तरक्की दे देता है, आउट ऑफ द टर्न उसको प्रमोशन दे देता है। ठीक है, या कोई ले लेता है वो इस तरह की प्रमोशन, तो वो भी किसके ज़िम्मे में आएगा, वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आएगा। मेकिंग अपॉइंटमेंट और प्रमोशन आर हैविंग बीन अपॉइंटेड और प्रमोटेड ऑन एन एक्सट्रेनियस ग्राउंड, यानी जिसका कोई जो कानून के मुताबिक नहीं है, इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल्स। ठीक है, जिसके अपनों को नमाज देना। ठीक है, और एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द लीव, या छुट्टी से गैर हाज़िर होना, वो भी किस में आएगा, मिसकंडक्ट में आएगा। या acquittal by a court of law as a result of compounding of an offense involving moral turpitude or affecting human body, कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको इक्विट तो कर दिया है, लेकिन वो कंपाउंडिंग की सूरत में जो है वो ऑफेंस हुआ है, कंपाउंड होने की सूरत में। और ऑफेंस कैसा था, इन्वॉल्विंग मोरल टर्पच्यूड और अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। फ़र्ज़ करें वो लड़ाई झगड़ा था, उसने किसी का सर फाड़ा था, ये वो, बेशक उसका राजीनामा हो गया, लेकिन ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ सकता है। कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस बाय अ कोर्ट, या उसको किसी से सज़ा हो जाए। प्री-स्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड सेक्शन मीन द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो लो बच्चों, ये हमने जो है वो पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ ली। ठीक है, तो कोशिश की है कि आपको बेहतरीन वे में जो है वो समझा सकूं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।